हेलो बच्चों। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ नागमणि कुमार। मैंने बीटेक किया है आईआईटी रुड़की से। गेट का एग्जाम दिया था। गेट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 47 था। मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये जो फिजिक्स का लेक्चर होगा वो आईआईटी जेईई के लिए भी होगा, नीट के लिए भी होगा और बोर्ड एग्जाम के लिए होगा। मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट करके आपको एडवांस लेवल तक पहुंचाऊंगा। मतलब जो बच्चे सिर्फ बोर्ड का पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, और जो आईआईटी जेईई या नीट का कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करें उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो सबसे पहले तो इस कोर्स में आपको डिटेल में थ्योरी का डिस्कशन किया जाएगा। सारा थ्योरी जो होगा उसको डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। चैप्टर खत्म होने के बाद सभी चैप्टर का असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। असाइनमेंट जो होगा बेसिक लेवल से कोटा लेवल तक, मतलब जो जेई एडवांस जेई के लिए चाहिए, नीट के लिए चाहिए, वो सारा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको कोई डाउट हो गया, जैसे आपको असाइनमेंट दिया, कुछ नहीं बना या किसी टॉपिक में ये डाउट है, तो उसका आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। मॉक कोई भी चैप्टर खत्म हो रहा है उसके बाद मैं एक टेस्ट पेपर अपलोड करूंगा और आपको उसको सोल्व करना है। यदि कोई चाहता है कि किसी टॉपिक पे स्पेशल लेक्चर चाहिए, जैसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को उसको समझ में नहीं आ रहा, तो आप वो चाहता है कि इस पे एक वीडियो बना दें, तो मैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं उसको वीडियो बना के डिस्कस करूंगा। आई होप यू विल एंजॉय दिस कोर्स। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप इस कोर्स को एंजॉय करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं। सबसे पहले 12th में हमारा सबसे पहले चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फिजिक्स का एक ब्रांच है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर। हमारा जो 12th का जो सिलेबस है उसका मेन पार्ट यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही हमारा है सबसे। इसका दो पार्ट है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। एक हमारा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, दूसरा पार्ट जो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है? जैसे इसके नाम से ही पता चला, स्टैटिक मीन्स इसमें चार्ज जो होता है रेस्ट में रहता है, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स है मतलब डायनामिक है, मीन्स चार्ज इसमें क्या रहेगा? मोशन में। चार्ज इसमें किस में रहता है? मोशन में। तो चार्ज इसमें रेस्ट है, तो इसमें हम इसका क्या पढ़ते हैं? जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। आगे मैं बताऊंगा सब कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये तो फर्स्ट चैप्टर है, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताऊंगा, फिर गॉस लॉ इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कैपेसिटर इसमें पढ़ाऊंगा आपको। चार्ज जब मोशन में होता है तो हम जानते हैं जब चार्ज मोशन में होता है उसके कारण करंट फ्लो होता है, तो करंट इसमें मैं बताऊंगा। करंट के कारण फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो मैग्नेटिज्म आपको एक्सप्लेन करूंगा। वहीं जब करंट भी हमारा टाइम के साथ वेरी करता है तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको बताऊंगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पढ़ाऊंगा। मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये सारी चीज़ आपको मैं पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सारा चीज़ मिल जाता है वो पढ़ाऊंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज क्या होता है? चार्ज जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब सबसे छोटा प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, कि इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। जैसे मास के बारे में हम जानते हैं ना कि मास से फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, उसी तरह चार्ज भी जो होता है हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। इसको सिंबल जो होता है हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सिर्फ इसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब आप लोग जानते होंगे चार्ज कितने तरह के होते हैं। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब चार्ज पॉजिटिव निगेटिव होता है तो आप जानते हो कि सेम टाइप ऑफ चार्ज क्या करता है? सेम टाइप ऑफ चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट, ये चार्ज अपोजिट नेचर का हुआ तो क्या करता है? अट्रैक्ट करते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे। जैसे आपको +2 कूलम का चार्ज रहा है, +2 कूलम का चार्ज, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा।
लेकिन वहीं पास में ही यदि +2 और -2 कूलम का चार्ज रख दिया जाए तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। जैसे एक हमारा पार्टिकल है, इस पे हमारा +2 कूलम दिया हुआ है, और एक और हमारा पार्टिकल है, उस पे हमारा -2 कूलम का चार्ज दिया हुआ है। तो ये दोनों जो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब फिर इस तरह से देखिए, यदि इस पे अब -2 कूलम रहता और इस पर भी हमारा -2 कूलम रहता, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करता, रिपेल करता। मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल रहेगा, रिपेल करेगा। और यदि अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ दिक्कत है तो हमें बताइएगा। आज ये पहला चैप्टर है तो हम इसमें बेसिक ही बताऊंगा। ठीक है, अब आगे बताता हूँ आपको। चार्ज जो होता है वो हमेशा मास के साथ आता है। यदि कोई पार्टिकल है उस पर चार्ज है +2 कूलम का, तो इसका मास भी कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा सही नहीं है। यदि कोई पार्टिकल है, इस पे का मास है 5 kg, तो ये जरूरी नहीं है कि इस पे हमारा चार्ज हो गए। चार्ज रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, न्यूट्रल भी रह सकता है। तो लेकिन चार्ज क्या, यदि किसी पार्टिकल पे चार्ज है पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन तो उसका मास हमेशा रहता है, वो हमेशा मास के साथ आता है। समझ गए। अब मैं आपको डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास के बारे में बताता हूँ। चार्ज और मास में हमारा क्या डिफरेंस है। तो एक साइड हम चार्ज लिख लेते हैं और एक साइड मास। ठीक है, चार्ज के बारे में मैंने बताया कि ये 2 टाइप्स का होता है, या तो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। लेकिन मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या आपने कभी सुना है -5 kg? -5 kg नहीं सुना है ना, हमेशा +5 kg होता है किसी का वेट, मास जो होता है। तो ये हमेशा मास जो होता है पॉजिटिव होता है, चार्ज जो होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। अब आपने मास का एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, m बराबर होता है m0/√1 - v² तो मास जो होता है किसी भी पार्टिकल का, वो क्या होता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ m0 जो है वो रेस्ट मास है, मतलब जब वो पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका मास क्या होता है, m0 होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, मास जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी जो होता है किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी जो होता है, जो v होता है, वो तो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट, c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो किसी भी पार्टिकल का स्पीड जो होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट से तो कम ही होगा, क्योंकि उससे स्पीड ऑफ लाइट से तो ज़्यादा हो नहीं सकता किसी भी पार्टिकल का स्पीड। तो देखिए v जो होगा हमारा c से क्या है, कम है, तो ये हमारा 1 से कम हो गया। तो c/v जो हो गया, ये क्या 1 से कम हो गया। ये 1 से कम हो गया तो 1 - √v² से, मतलब ये कम से हो गया। तो कि कोई भी वैल्यू होता है उसका जो रूट होता है, यदि 1 से कम होता है तो उसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा। 0 पॉइंट समथिंग से आप डिवाइड कीजिएगा इसमें, तो हमारा कुछ इसका वैल्यू आ जाएगा, जो कि m जो आएगा इस तरह से हमारा ग्रेटर देन m0 आएगा। जैसे देखिए v/c², तो v हमेशा c से कम ही रहेगा, तो 1 - v²/c², मतलब इसका वैल्यू कुछ आ गया 1 से कम आ गया। तो 1 से कम आ गया यानी कि ये इसका रूट है, तो फिर भी वो 1 से कम आ गया। तो किसी भी आप यदि 1 से कम है, जैसे m0 क्या है, ये 1 से यहाँ पर कम है, जैसे 0.1 है, तो 0.1 है तो ये क्या हो गया 10 m0 हो गया। यानी कि m बराबर क्या हो गया 10 m, यानी m0 से 10 गुना ज़्यादा है, जो भी नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि कोई भी पार्टिकल यदि स्पीड में है तो उसका जो मास होता है उसके रेस्ट मास से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे आप क्रिकेट भी खेलते हो, क्रिकेट में जब बॉल जो होता है वो ज़्यादा स्पीड से आता है, कोई बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं, स्ट्रेंथ से, मतलब ज़्यादा स्पीड से आता है, तो आप जब उसको कैच करते हो तो आपके हाथ में ज़्यादा चोट लगती है। तो इसका मतलब क्या होगा, उस समय उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है हाथ पे वो ज़्यादा पड़ता है आपके। तो इसलिए जो भी बॉल जो उसमें ज़्यादा स्पीड में रहती है तो उसका मास ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वही जब कम स्पीड से आती है तो हमारा कम इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस समय हमारा जो होता है, जो मास जो होता है उस समय कम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यदि कोई पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो उसका मास रेस्ट मास से ज़्यादा होता है। तो कोई m जो होगा हमेशा ग्रेटर देन m0 होगा, कभी जो भी स्पीड में होगा तो हमेशा ज़्यादा होता है। लेकिन 11th में आप पढ़ रहे होंगे कि 11th में m बराबर, तो हम जो रेस्ट मास वही लेते हैं, क्योंकि उसमें स्पीड जो होता है ना बहुत ही कम होता है। आप देखते होंगे स्पीड कितना रखते होंगे, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन c का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। समझ रहे हैं। तो b/c तो लगभग लगभग 0 के बराबर आ रहा है, इसलिए हम वहाँ पर इग्नोर कर देते थे। लेकिन जब आप यहाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो इसमें जो
वेलोसिटी होता है ना वो c के कंपेयर में होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं मास जो लेते हैं उसमें हम इस फार्मूला का हम यूज करते हैं। इसका हम लोग मेन जब हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो उस केस में हम इस फार्मूला का ज़्यादा यूज करेंगे। अब चार्ज जो होता है, अभी तक देखते हैं चार्ज जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, मतलब इसको वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मास ही होता है जो हमारा डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, लेकिन चार्ज जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। सॉरी इसको हम स्पीड लिखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होगा। जो मास जो होता है वो डिपेंड करता है स्पीड पे, और चार्ज जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, ठीक है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, ठीक है। आपने 11th में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी कैन नॉइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। उसी तरह से चार्ज का भी है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चार्ज भी उसी तरह से आप ना तो इसको बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ इसको ट्रांसफर कर सकते हो। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि कोई यदि आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक अलग रखा हुआ सिस्टम है तो उसका जो टोटल चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से इस तरह से देखें, जैसे एक हमारा सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है, किसी से टच नहीं है, मतलब एक अलग कोने में पड़ा हुआ है। इसमें 3 पार्टिकल है, ठीक है, इसमें 3 पार्टिकल है, ठीक है। एक पर हमारा +3 कूलम चार्ज है, दूसरे पे हमारा +5 है, और तीसरे पे हमारा -4 कूलम चार्ज है। अब हमने इसको पूरा हिलाया, अच्छे से सेक किया, तो हिलाने के बाद क्या हो गया, तीनों पार्टिकल आपस में टच किए होंगे अच्छे से हिलाने के बाद। तो उसके बाद क्या हमने देखा, एक पे हमारा चार्ज आ गया +4, दूसरे पे हमारा चार्ज आ गया +2, और तीसरे पे हमारा चार्ज नहीं पता है, तो इसका चार्ज हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसका हमारा चार्ज क्या हुआ था, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कांस्टेंट, मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम इसमें जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब पहले ही सिस्टम का जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज रहना चाहिए। मतलब पहले यदि Q1 + Q2 + Q3 था तो उसके हिलाने के बाद भी मान लीजिए Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश होगा, जो सेम ही होगा, कांस्टेंट होगा, जितना पहले चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज रहना। तो पहले चार्ज कितना कितना है, +3 है, +5 है, और ये -4 है, ठीक है। इस पे कितना है, +4 है, +2 है, Q3 का हमें पता नहीं है, Q3 डैश कितना इसमें हमें पूछ रहा है, तो 5 3 8 में से 4 गया 4 इक्वल टू 4 2 6 + Q3 डैश, तो Q3 बराबर कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 4 - 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, -2 कूलम, यानी कि इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो देखिए टोटल जो 5 3 8 में से 4 गया, इस पे टोटल नेट चार्ज कितना रहता है, चार्ज। अब देखिए 4 2 6 में से 2 गया, नेट चार्ज कितना रहा, चार्ज, तो दोनों पे सेम चार्ज आ गया। तो इसी तरह से इसको यदि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का आपसे पूछेगा कि चार्ज कितना होगा, तो बताएगा आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो होता है कांस्टेंट होता है, जितना पहले रहेगा बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी पे आपको बाद में भी यदि बोर्ड में भी, ये तो बेसिक लेवल क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पहले किसी सिस्टम पे चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम है, पहले उसमें नेट चार्ज कुछ भी था जैसे +Q दिया हुआ है, तो बाद में उसको मतलब सेक करने के बाद किसी से बिना टच किए कितना चार्ज रहेगा बाद में, तो बाद में भी उस पर चार्ज कितना जितना पहले था उतना ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट है। यदि पहले +Q है तो बाद में भी उस पर +Q ही रहेगा चार्ज। तो इसको हमने एक एग्जांपल से देखा कि पहले एक सिस्टम हमारा 3 पार्टिकल है, उस पर +3 है, +5 है और -4, इसको अच्छे से सेक किया। उसके बाद क्या हुआ कि तीनों पार्टिकल पे चार्ज बदल गया, एक पे प्लस चार्ज आ गया, दूसरे पे +2 हो गया, तीसरे का हमें पता नहीं था, निकालना था। तो आपको ये पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कि टोटल चार्ज जो रहता है आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि पहले जितना चार्ज रहेगा बाद में भी उतना ही रहना चाहिए, यानी कि पहले Q1 + Q2 + Q3, बाद में Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश, मतलब इक्वल हो गया। तो इस पे 3 + 5 इसमें था 3 5 और -4 था, इस सब का जो ऐड करने के बाद और इसका बाद में ऐड करने के बाद दोनों इक्वल आना चाहिए, तो इससे हमारा पता चल गया। तो इससे हम निकाल लें कि इसके बाद में कितना चार्ज है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन का क्या डिफिनेशन होता है वो उसको बारे में बताता हूँ आपको। तो वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो फिक्स अमाउंट में हमेशा रहे उसको हम क्वांटाइज्ड कहते हैं।
तो एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, वैसे कोई भी थिंग्स जो कि फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड बोलते हैं। जैसे आप देखिए किसी शॉप पे गए पेन खरीदना है, आपको पेन खरीद रहे हैं, ठीक है, पेन या तो आप एक खरीदोगे या दो खरीदोगे या तीन खरीदोगे, 3.5 तो नहीं खरीदोगे ना, 4.5 बोलोगे, 4.5 पेन देना, तो 4.5 पेन देगा आपको, मार के भगा देगा आपको, बोला पागल है। उसी तरह से आप यदि कुछ और बोर्ड खरीदने के, व्हाइट बोर्ड ही, तो वो भी या तो आप एक खरीदोगे, दो खरीदोगे, तीन खरीदोगे, 5.5, 6.5, 3/7 बोर्ड, इस तरह करके तो नहीं खरीदोगे ना, मतलब कुछ इंटीजर वैल्यू में ही खरीदेगा। तो इस तरह जो भी आप खरीदते हो ना उसको हम क्या बोलते हैं, एक फिक्स अमाउंट में आप खरीद रहे हो कि हाँ इसी में आपको मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड बोलते हैं, मतलब तो आपको फिक्स्ड अमाउंट में ही मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो वैसे चार्ज में भी सेम होता है। तो चार्ज में सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल चार्ज, यानी कि सबसे छोटा चार्ज क्या होता है। तो जो एक्सपेरिमेंटली जो पाया गया है कि सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना वो सबसे छोटा चार्ज होता है, उसको हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो कोई भी चार्ज अभी यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि चार्ज आएगा तो वो जो हमारा चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन का, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में यदि इस पे कोई भी चार्ज पे कितना चार्ज, तो इस पे या तो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, 7 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, इस तरह का होगा। यदि पॉजिटिव हुआ तो +5 ही, निगेटिव हुआ तो -5 ही, इस तरह से। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इंटीजर का मल्टीपल होगा, समझ गए। तो वहीं लिखा हुआ चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, जो फंडामेंटल चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इसी का इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर में रहेगा, चाहे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा, दो का रहेगा, तीन का रहेगा, चार का रहेगा, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल हो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उस पर, या दो इलेक्ट्रॉन का हो गया, तीन इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं होगा, समझे। 5 इलेक्ट्रॉन का होगा लेकिन 5.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं होगा, समझ गए। उस तरह से निगेटिव में रहेगा तो -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, -3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आपको पहले ही बता दिया चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। अब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का क्या मतलब होता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए प्लस चार्ज क्या मतलब होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज है, इसका चार्ज मान लो कोई बोला प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होता है। आप जानते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, और आउटर में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यदि ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या होता है, जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब न्यूट्रल है बोले इस पे कोई भी चार्ज नहीं, तो जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको ये बोल रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, इससे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर ले रहे हैं, तो इससे मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर लेंगे तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन का 1 ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर ले रहे हैं तो 2 ही पॉजिटिव चार्ज इस ऑब्जेक्ट पर आ जाएगा, उससे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो उस पर +3 ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मान लीजिए इसी ऑब्जेक्ट पर हम इलेक्ट्रॉन अब दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यदि एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 ही इसका चार्ज होगा निगेटिव में। इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, -2 ही होगा। मतलब हम इसको चार्ज भी देंगे तो इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे ना, या तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और उसी वापस भी लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो नहीं है ना कि हम आधा इलेक्ट्रॉन वापस लेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन को हम आधा काट के वापस लेंगे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बोला गया कि चार्ज जो होगा ये तो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन ही चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर लोगे या एक इलेक्ट्रॉन दोगे, आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकते ना, तो इसलिए जो भी चार्ज होगा ये जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट है इस पे जो चार्ज होता है वो किसके कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन का। यदि इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो माइनस चार्ज रहेगा, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन इस पे चार्ज है तो -5 ही होगा। इससे यदि हम चार्ज वापस इलेक्ट्रॉन इससे हम वापस ले तो क्या हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, चार्ज के लिए पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए बोला गया कि चार्ज जो होता है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसका इंटीजर मल्टीपल होता है। तो इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं क्यू, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है और उसका इंटीजर मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। यही है, एक क्यू क्या है, चार्ज है आपका, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या है, चार्ज है, ठीक है। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एन क्या हो गया, ये इंटीजर हो गया, समझे।
तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो चार्ज इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी उस पे चार्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा। उस पे जो चार्ज होगा जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसका इंटीजर मल्टीपल होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उसका इंटीजर मल्टीपल होगा, क्योंकि चार्ज ही क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, हमेशा ये तो एक हो गया, ये दो हो गया, तीन होगा, ये 3.5 तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम चार्ज जो है उसको की इक्वल टू एन इंटू ई लिखते हैं। एन क्या है, कोई भी यहाँ पे इंटीजर है। तो अब हम इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए हमें दिया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे क्या हम इतना चार्ज दे सकते हैं किसी बॉडी को। तो यदि हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, यदि इतना चार्ज दे सकते हैं तो इस फार्मूला को हमें क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो Q बराबर क्या होता है हमारा, N इंटू ई होता है। Q आपका क्या है, 8 इंटू 10⁻−18 है। N का हमें निकालना है। E हमारा क्या है, E का कितना वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का 1.6 इंटू 10⁻−19। तो यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻−19 है। इधर नीचे में माइनस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये 1.6 से 8 कितना बार कट जाएगा, 5, यानी 50, मतलब 50 आ गया। N बराबर कितना आया, 50, यानी कि उसको 50 इलेक्ट्रॉन उससे हम निकालेंगे तो उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो N इंटीजर है, तो हम N इंटीजर आ गया तो हम इतना चार्ज किसी भी बॉडी को दे सकते हैं। यदि N इंटीजर नहीं रहता तो, यदि मान लिया जाता 49.8 तो क्या हम दे सकते थे, नहीं दे सकते थे। कोई भी फ्रैक्शन आएगा तो हमारा वो चार्ज पॉसिबल नहीं है, इंटीजर ही हमेशा आना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है। क्वांटाइजेशन मीन्स फिक्स्ड अमाउंट में, फिक्स्ड अमाउंट मतलब हमेशा इंटीजर में रहेगा, उसका जो चार्ज होगा वो इंटीजर में रहेगा, किसका, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। क्योंकि चार्ज ही होता है वो किस कारण से होता है, चार्ज जो होता है किस कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर कारण होता है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, फिर से एक बार समझाता हूँ, इसको यदि हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होता है। अब जितना इलेक्ट्रॉन देंगे उतना उस पर चार्ज आएगा। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर -3 चार्ज आएगा। उससे यदि हम इससे हम 3 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, खींच लिए इससे, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना होगा, +3। मतलब चार्ज जो होगा हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल आ गया। ये समझ गए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं वे टू चार्ज। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, एनसीईआरटी में हमारा है टॉपिक है, तो हम इसको भी देखते हैं। इसमें पहला है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। मीन्स कंडक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, मतलब दो ऑब्जेक्ट है आपका, दो आपका ऑब्जेक्ट है, दो कंडक्टर है, एक पे हमारा चार्ज है, ठीक है, एक हमारा निगेटिव चार्ज है, ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा अब एक आप और से पूछता हूँ, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ये बताइए, है कि नहीं। आप पीछे आपको बताया कि न्यूट्रल है तो क्या होता है, देखिए न्यूट्रल है इसका मतलब क्या होगा कि जितना इसमें प्रोटॉन है उतना ही इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, तभी ये हमारा न्यूट्रल है, समझ गया। तो कोई पूछेगा न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो गलत है। इलेक्ट्रॉन उसमें होता है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है, ये हो गया। तो जैसे हमारा हाइड्रोजन में देखिए न्यूट्रल, तो उसमें एक प्रोटॉन होता है तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम में हमारा 11 होता है, 11 प्रोटॉन होता है तो 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यदि न्यूट्रल बोलेगा तो आपका मतलब जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। तो पूछेगा कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल तो उसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉन है, समझे। ये नहीं बोलेगा कि नहीं उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन कर रहा है, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब इन दोनों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाया है। एक निगेटिवली चार्ज था और एक हमारा न्यूट्रल था, तो इसको इस तरह से हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाए, इस पर हमारा निगेटिव था। इसके बाद जब हम क्या करेंगे तो इस पर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम अलग कर देते हैं, तो हमारा इस तरह से इसमें भी कुछ चार्ज इसमें रह जाएगा, कुछ चार्ज इसमें आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यदि न्यूट्रल है, इस पर एक्सेस चार्ज है, तो कुछ चार्ज जो है इससे इसमें हमारा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये अभी हमारा दोनों हमारा क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। अब हमारा इससे इसमें कितना चार्ज ट्रांसफर हो वो डिपेंड करता है आपका शेप पे, साइज पे, मटेरियल पे, ठीक है। दोनों कंडक्टर का शेप, साइज और मटेरियल पे, यदि शेप, साइज और मटेरियल दोनों कंडक्टर का सेम है तो दोनों कंडक्टर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी दोनों में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट। जब इसे दोनों कंडक्टर है, दोनों का शेप साइज सेम है और इस पे क्यू चार्ज है, ये न्यूट्रल है, उसके ये न्यूट्रल है हमारा, ठीक है।
तो उसके बाद यदि दोनों को कॉन्टैक्ट करने के बाद अलग अलग कीजिएगा तो दोनों पे जो चार्ज होगा इक्वल इक्वल होगा, इस पे भी Q/2 हो जाएगा और इस पे भी Q/2 हो जाएगा, समझ गए। और देखिए यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, ये समझिए। ये दोनों हमारा क्या था, आइसोलेटेड सिस्टम था, हम दोनों को टच किया, उसके बाद फिर हम दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो दोनों में यदि इस पे चार्ज Q था नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों चार्ज में भी जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें भी यदि Q1 इस पे आया था, इस पे Q2 आया था, तो ये भी Q1 प्लस Q2 जो होगा किसके बराबर होगा, Q के बराबर, क्योंकि ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है, सिर्फ इन दोनों से मतलब किसी बाहरी आउटर वर्ल्ड से कोई मतलब है ना, तो यहाँ पर भी चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा, यानी कि इस पे जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज वो इसका होगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, क्योंकि पहले चार्ज कितना था, Q था, समझ गए। तो पहले Q था तो बाद में Q, तो उसी तरह इसमें देखिए जब हमारा शेप साइज और मटेरियल दोनों कंडक्टर का सेम है तो दोनों में कितना इक्वल इक्वल चार्ज डिवाइड हुआ, Q/2 Q, दोनों को भी ऐड कर रहे हैं तो कितना Q आ रहा है, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी अप्लाई हो गया। तो आपको इस तरह से पता चल गया होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि बिना टच के, उसमें तो टच किया था, इसमें बिना टच के, जैसे आपको एक मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल है अभी, ठीक है ना, इसको हमें चार्ज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमको एक निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये निगेटिव है, निगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना, ये चार्ज है, क्या करेंगे हम इसको इसके पास लेंगे, पूरे एकदम पास लेकर के आए, ठीक है, तो इसको पास लाएंगे तो इसका जो हमारा न्यूट्रल है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, तो ये जो है जो इसका जो इलेक्ट्रॉन का उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब आपको बताया था ना कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, अपोजिट चार्ज रहता है वो अट्रैक्ट करता है, और जो सेम चार्ज रहेगा तो क्या करता है, रिपेल करता है, आपको बताया था। तो इसमें जो भी हमारा ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको इधर से दूर भेजा तो सारा निगेटिव चार्ज की तरफ इस साइड आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा आपका, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इस तरह से बचेगा। तो ये जो फिनोमेना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फिनोमेना को, पोलराइजेशन कहते हैं। जब हम किसी भी निगेटिव चार्ज को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में हम लाते हैं तो क्या इसका जो निगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रॉन को क्या रिपेल करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन सारा इस साइड से भाग के कहाँ जाएगा, इस सरफेस पे आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। अब क्या करते हैं, हमको एक कंडक्टर लाते हैं, ठीक है, तो एक हम कंडक्टर लाए, ठीक है, इसको हमने इससे टच करा दिया, ये हमारा कंडक्टर है, इसे टच किया, तब क्या क्या इसका जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज इधर है वो कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं हम, ये तो हमारा ए जो रहेगा ये तो है ही, उसके बाद ये हमारा इधर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रोटॉन अब ज्यादा हो गया, और एक कंडक्टर हमारा क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, कंडक्टर निगेटिव चार्ज हो गया। तो इसमें हमारा ए जो हो गया, ये जो मटेरियल था हमारा जो पहले न्यूट्रल था उस पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना। तो कैसे वो इसमें तो कांटेक्ट के द्वारा नहीं हुआ ना, हम इस मटेरियल के यूज के द्वारा हम इस ऑब्जेक्ट को क्या किए, हम मटेरियल को हम क्या पॉजिटिव चार्ज किए, तो बिना टच किए हैं तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह से जो किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम चार्ज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, बिना टच किए हुए, बिना कॉन्टेक्ट के जब हम किसी भी मटेरियल को चार्ज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। किस तरह किया एक बार और बताता हूँ। जैसे सबसे पहले हमारा एक ऑब्जेक्ट दिया होता है, ये न्यूट्रल था, ठीक है, उसको हम एक निगेटिवली चार्ज था, इसको हमें पॉजिटिवली चार्ज करना, पॉजिटिवली चार्ज करना तो हम एक निगेटिव जो पहले से निगेटिवली चार्ज है उस ऑब्जेक्ट को हम इसके पास लाएंगे, यदि इसको हम निगेटिव चार्ज करना था तो यहाँ पर हम पॉजिटिवली चार्ज को लाते हैं, तो सारा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है वो इधर की ओर अट्रैक्ट करता है, फिर हम इंडक्टर लाते हैं तो उस केस में हमारे इधर पॉजिटिव रहता है, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें भेजता है। जैसे आपको इस तरह समझाता हूँ, फिर से देखें, जैसे हमारा एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इस पर ये हमने पॉजिटिवली चार्ज के लिए बताया, निगेटिव चार्ज करना, ठीक है, निगेटिव चार्ज करना, तो हम एक ऑब्जेक्ट लाए जो हमारा क्या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस सारे इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट नेचर वाले इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर सारा इलेक्ट्रॉन हो गया, सारा इधर की ओर हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इधर ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर लाते हैं, इससे टच करवाते हैं, ठीक है, टच करवाते हैं तो क्या होता है ना, ये कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, समझ गए, इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, फिर उसको हम अलग कर देते हैं, ये हमारा इसी तरह से रहेगा, ठीक है। तो
तो इसमें अब हमारा क्या गया, आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया, कंडक्टर जो हम इसमें टच करवाए थे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे उछल के इसमें चला जाता है, तो इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया। पहले क्या था, पहले तो न्यूट्रल था, जितना प्रोटॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन भी था। अभी क्या है, कंडक्टर का यहाँ पॉजिटिव चार्ज करना, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो ये इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका से निगेटिवली चार्ज हो गया और ये हमारा कंडक्टर रहा, तो कंडक्टर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह से हमने इस मटेरियल को निगेटिव चार्ज कर दिया। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि इंडक्शन के द्वारा निगेटिव चार्ज करना है तो हम उसमें क्या करेंगे, एक पहले पॉजिटिवली चार्ज था उसको पास लाएंगे और उसके द्वारा फिर हम इसको निगेटिव चार्ज कर सकते हैं। यदि उसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या करेंगे, हम एक निगेटिवली चार्ज मटेरियल को इसके पास, मटेरियल के पास लाएंगे, तो ये क्या करता है, ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो सारा इलेक्ट्रॉन आपका क्या इस साइड आ जाएगा, इस साइड सारा इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर क्या हो गया, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच गया, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम किसी कंडक्टर को, न्यूट्रल कंडक्टर है, इसके पास लाते हैं तो क्या हो जाता है आपका, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इस साइड, वो इसमें चला आता है, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्टर में चल गया, तो कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या गया, पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल था, मतलब न्यूट्रल था, अभी इलेक्ट्रॉन इसमें से इधर चला गया, तो इस केस में हमारा प्रोटॉन इधर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया क्योंकि कुछ तो इधर गया होगा, तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह से हमारा एक मटेरियल को हम पॉजिटिव चार्ज कर दें। सिमिलर प्रोसेस इसमें भी था, हमने निगेटिव चार्ज कर दिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये जो प्रोसेस होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन इस साइड जाता है, प्रोटॉन इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, उस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। इसको हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, अगला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये इंसुलेटर के लिए मैंने यूज किया जाता है। जैसे बचपन में आप पढ़ते होगे तो आपने देखा होगा कि वो कॉम्ब को हेयर से रगड़ कर, कॉम्ब को हेयर से रगड़ते थे, उसके बाद जब कागज के टुकड़े के पास लेके आते थे तो वो क्या करता था, वो अट्रैक्ट करता था। ऐसा क्यों होता था, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि फ्रिक्शन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन जो होता था, कुछ चार्ज होता है, वो कॉम्ब पे जनरेट हो जाता था, कॉम्ब पे जनरेट हो जाता था, तो ये जो छोटा छोटा कागज का टुकड़ा रहता था, इसको कॉम्ब क्या करता था, अट्रैक्ट कर लेता था, ठीक है। तो ये किस कारण से चार्ज हो रहा है, ये फ्रिक्शन के कारण चार्ज हो जाता है। जैसे देखिए ये हमारा दो इंसुलेटर है, ठीक है, दो इंसुलेटर है, ठीक है। तो इन दोनों में अभी तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। अभी इन दोनों को हमने अच्छे से रगड़ दिया तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट जनरेट होता है, ठीक है, हीट जनरेट हुआ, ठीक है। हीट जनरेट हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, एनर्जी मिला, तो मान लीजिए ये एनर्जी है जो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन को इससे फ्री होने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इससे फ्री करने के लिए, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब उतना एनर्जी मिल गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हमारा चार्ज हो जाएगा। तो जो इस तरह से जो हमारा फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज हो रहा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसी, तो जो आपका जो कॉम्ब है, कॉम्ब को भी आप जब अपने बाल से रगड़ते हो तो इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, तो ये भी निगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो इसका से पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह का जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये मेनली किस लिए यूज होता है, इंसुलेटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको सोल्व करने का ट्राई करूंगा और उस पर वीडियो भी अपलोड करूंगा। यदि आपको इसके अलावा भी किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग से वीडियो लेक्चर चाहिए तो वो भी आप बताइए, मैं वो भी आपके लिए करूँगा। आपको कुछ और प्रॉब्लम चाहिए कि एक्स्ट्रा प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट पे फिजिक्स में, तो मैं वो भी दूंगा। और यदि आपको कुछ दिक्कत है किसी भी टॉपिक में तो वो भी हमें बताइए, वो भी मैं आपको सोल्व करने का ट्राई करूँगा, ठीक है बच्चों। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। आई होप आपका करियर अच्छा होगा यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।